Good morning, children. Actually, the topic is today electrochemical cells. Okay, so you can clearly see here electrochemical word. Now, actually, what happens as hope that you have no doubt in the previous topics. So, very clearly, just check it, and wheresoever you feel doubt, you can make me in the comment section. Okay, so the topic is electrochemical cells. Okay, actually it was scientist A. Volta, okay, who first observed that whensoever two metallic rods are dipped in its solution, जब कभी भी दो मेटलिक रॉड्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, ठीक है, कोई भी मेटलिक रॉड्स ले लीजिए, ठीक है, सपोज हम एक तरफ आपका जिंक ले लेते हैं, ये सपोज मैंने जिंक रॉड डिप कर दी, दूसरा ये मैंने कॉपर रॉड डिप कर दी, ठीक है, ये है आपकी कॉपर रॉड, ये है आपकी जिंक रॉड, ठीक, इन दोनों को डिप किया है डाइल्यूट H2SO4 में। जैसे इन रॉड्स को डिप करते हैं, चूंकि मेटलिक रॉड्स हैं, मेटल्स में एक टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चूंकि यहाँ पर दो मेटल हैं तो एक जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा, बदले में दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक। हाउएवर ये जो प्रोसेस है ये हम कंप्लीटली तब होगी जब हम जिंक और कॉपर रॉड को आपस में एक इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू जोड़ देंगे, यानी कि सर्किट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ठीक। ये जो कंप्लीट सेटअप है ये कहलाता है सिंपल वोल्टा सेल या वोल्टेइक सेल, ठीक। इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, शुरुआती सेल है, ठीक। जैसे ही हम ये यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर इसको चेक करना है तो आप क्या करिए, यहाँ बीच में एक बल्ब लगा दीजिए, ठीक है, सपोज मैंने ये एक यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये आपका क्या है, बल्ब है, अगर ये ग्लो करने लगेगा दैट मीन्स द सर्किट इज complete. Now what happens as soon as you do all these things, zinc being more reactive undergo oxidation, जो zinc है ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऑक्सीडाइज हुआ, Zn2+ आयन जो हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, ये सॉल्यूशंस में जाते हैं, सॉल्यूशंस में चले जाते हैं, ठीक, हैवी होने के कारण। अब सॉल्यूशंस में ऑलरेडी कौन से आयन है, चूंकि H2SO4 है, H2SO4 है तो वहां पर कौन से आयन्स हैं, H+ आयन है, वेरी क्लियर। जो आपका H2SO4 है अगर ये आयनाइज होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में तो ये देगा आपको H+ और SO4 2-। मैंने ऑलरेडी कहा कि Zn2+ आयन किस में चले गए, सॉल्यूशन में चले गए। अब पॉजिटिव आयन Zn2+ हैं और पॉजिटिव ऑलरेडी वहां पर क्या थे, H+ थे, तो ये पॉजिटिव आयंस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि H+ आयन जो हैं वो Zn2+ आयन से सॉल्यूशन में रिपल होते हैं, दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूर भागने के दौरान, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपका किसकी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, कॉपर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिखूं एट कॉपर प्लेट या एट कॉपर रॉड। कॉपर रॉड पे क्या होता है कि जो H+ आयन है जो इकट्ठे हो गए इसके चारों तरफ, वो आपके क्या करते हैं, कॉपर रॉड से इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट होते हैं,
हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयन चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहीं रहते हैं, इस रॉड के आसपास रहेंगे। ठीक है, जब इस रॉड के आसपास रहेंगे तो ये रॉड एक तरह से नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करती है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करती है। ठीक, क्योंकि इसके चारों तरफ ही किसका एक्यूमुलेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक, ऑन द अदर हैंड Zn2 प्लस आयन जब सोल्यूशन में गए तो सोल्यूशन में चूंकि इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है तो ऑलरेडी वहां पर H प्लस आयन्स थे, ये H प्लस आयन रिपल होंगे Zn2 प्लस आयन से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज आयन हैं, और जब ये रिपल्सन होगा तो H प्लस आयन इस कॉपर रॉड के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन और कॉपर है, कॉपर रॉड जो है, इसको जो कॉपर रॉड है H प्लस आयन उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और ये H2 अगर इससे इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इस पे चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, तो इस रॉड को हम बोलते हैं पॉजिटिव रॉड। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रॉड। ठीक, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करने लगी, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करने लगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करने लगा, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन है उन्होंने ले लिए और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। ठीक, अब जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होने लगेगा, जिंक रॉड से किसकी तरफ होने लगेगा, कॉपर रॉड की तरफ होने लगेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे आपके जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ, तो बाय कन्वेंशन करंट अपने आप रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। Okay, so this is what the simple thing happen. As soon as the current starts flowing, the bulb will start glow. ठीक है, तो ये सिंपल वोलेटाइल सेल था। ठीक, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये देखा गया कि जैसे जैसे ये इस तरह की प्रोसेस होगी, बल्ब थोड़ी देर के लिए तो जलेगा, या हम कह लें कि थोड़ी देर के लिए कुछ पोटेंशियल क्रिएट हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस बल्ब की जो रोशनी है वो कम होने लगती है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप होने लगता है, पोटेंशियल कम होने लगता है, और एक समय आएगा कि इससे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि सेल विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन में अराइज, व्हाई द सेल विल स्टॉप वर्किंग, व्हाई द सेल विल स्टॉप वर्किंग। सो लेट अस चेक इट, क्यों ये सेल वर्क करना बंद कर देता है कुछ समय बाद। देखो, ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गई, ये रिएक्शंस याद रखिए। एट जिंक प्लेट, ये जिंक प्लेट पर क्या हुआ, जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन, कॉपर प्लेट पर H प्लस आयन आपके किस में कन्वर्ट हुए, हाइड्रोजन में। ठीक है, Zn2 प्लस आयन किस में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में दूसरा बच गया सल्फेट आयन, तो Zn2 प्लस आयन और सल्फेट आयन यहाँ पर आपस में मिक्स हो जाते हैं, ZnSO4 सॉल्ट बनाते रहते हैं। वेरी क्लियर। लेकिन कॉपर पे क्या लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट हुई, जब जो सॉल्यूशन के H प्लस आयन है उन्होंने क्या गेन किया, कॉपर प्लेट के इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ले लिया। अब यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, जैसे जैसे आपका H प्लस आयन जब चूंकि कॉपर रॉड के पास जा रहे हैं, तो होता क्या है, बीच में धीरे धीरे सही, धीरे धीरे इस रॉड पर, मान लो अगर इस रॉड को हम इस तरह बना लें, ये आपकी कॉपर रॉड है। ठीक, इस रॉड पर H प्लस जो आयन है इनका एक्यूमुलेशन जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो एक लेयर टाइप की इस पे बन जाती है, और जब एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से निकलेंगे ही नहीं, हटेंगे ही नहीं, तो वापस जो सॉल्यूशन के H प्लस आयन है वो इसको हैजार्ड, वो यहाँ पर नहीं आ पाते, और नहीं आ पाते तो अल्टीमेटली वहाँ रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगी, और चूंकि पूरी की पूरी प्रोसेस किस पे डिपेंड है, एक ऑक्सीडेशन पर और रिडक्शन पर, तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल कम होने लगता है, या हम कहें ये सेल इस एंड पर इस जो उसकी वर्किंग है वो स्टॉप हो जाती है, वो स्टॉप हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो ये परेशानी आती है। दूसरी परेशानी क्या आती है, दूसरी हम इसको कहें कि जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड कई बार प्योर नहीं होती है, कुछ इम्प्योरिटीज लिए रहती है। ठीक है, आयरन है, मरकरी है, इनकी इम्प्योरिटीज है। तो अगर जिंक रॉड किसका काम कर रही है, ऑक्सीडेशन का, लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। अगर वो ऑक्सीडाइज होती हैं तो बदले में
जिंक क्या होने लगता है, रिड्यूस। तो जो प्रोसेस यहाँ पूरी कंप्लीट होनी चाहिए थी वो यहीं होने जाती है, यानी कि जिंक रॉड पर ही दोनों प्रोसेस होने लगती है। यानी कि हम कह लें कि करंट जो यहाँ पर जनरेट होता है, यहाँ करंट जनरेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी अगर ऑक्सीडाइज होगी तो जिंक रॉड क्या होगी, रिड्यूस होगी। वेरी क्लियर। एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो करंट जनरेट होगा, लेकिन ये करंट हमारा कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये यही है, इसका फ्लो हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये कहलाती है, ये जो प्रोसेस है जिंक रॉड पर इम्प्योरिटी की, ये लोकल वेस्टेज कहलाती है, या ये करंट जो करंट हुआ वो वेस्ट करंट हुआ, वो हमारे काम नहीं आया। तो ये कुछ परेशानियां हैं इस सिंपल वोल्टेज सेल में। तो अल्टीमेटली क्या किया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया गैल्वेनिक सेल से या डैनियल सेल से। यू कैन क्लियरली सी इन द फिगर, हमने इसको मॉडिफाइड फॉर्म ले लिया इसका। मॉडिफाइड फॉर्म में क्या किया कि अब जहां पहले एक ही सॉल्यूशन में दोनों रॉड को हम डिप कर रहे थे, अब हमने क्या किया, अलग अलग सॉल्यूशन में दोनों रॉड्स को डिप करना शुरू किया। मान लो सपोज ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें जिंक रॉड को डिप कर दिया। ठीक, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर रॉड को डिप कर दिया। ठीक, एक्सटर्नली दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने मेटलिक वायर से। ठीक, बीच में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इंटरनली यानी कि अंदर की ओर इन दोनों सॉल्यूशन को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किससे कनेक्ट कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज से। तो सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है, एक पोरस रॉड होती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशन जैसे KCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, या अगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये आपके भरे रहते हैं। किस में भरे रहते हैं, सॉल्ट ब्रिज में भरे रहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल ये डायग्राम आपके सामने है, एक बार इसको गौर कर लें। ठीक, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, दोनों सॉल्यूशन को अलग किया हुआ है। ठीक है, बस एक्सटर्नली कनेक्ट किया किससे, वायर से, और इंटरनली इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट किया सॉल्ट ब्रिज से। ठीक, इतना सा सेटअप है। अब जैसे ही आप ये सेटअप कर दोगे, यहां पर रेडॉक्स प्रोसेस अगर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी उसको समझिए। एट एनोड, याद रखेंगे एनोड आपका जिंक रॉड की तरफ है। ठीक है, एट एनोड क्या होगा, एनोड पर हम पढ़ के आए हैं ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर भी एनोड का जो जिंक रॉड है ये ऑक्सीडाइज होके Zn2+ आयन बनाएगी और इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक, Zn2+ आयन तो सोल्यूशन में चले गए, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक, वो इस रॉड के चारों तरफ क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, उनका क्या फंक्शन है वो समझिएगा। फिलहाल एनोड का ये था। सिमिलरली एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट, तो जो सॉल्यूशन से Cu2+ आयन है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर फ्रॉम सॉल्यूशन। याद रखेंगे मेटलिक रॉड से नहीं आते हैं Cu2+ आयन, किससे आते हैं, सॉल्यूशन से आते हैं। तो ये जो Cu2+ आयन है ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, क्योंकि हमने कनेक्ट क्या किया हुआ है, मेटलिक वायर से इन दोनों सब्सटेंस को कनेक्ट किया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन मेटलिक वायर की सहायता से इधर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस साइड, और वहां पर जो पॉजिटिव Cu2+ आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके मेटलिक कॉपर के रूप में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एक तरफ चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड की तरफ, तो ये कहलाता है यहाँ पर जो है, या जो भी रिएक्शन यहाँ पर होती हैं वो कहलाती हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सिमिलरली इस रॉड पर चूंकि रिडक्शन हो रहा है, तो जो भी रिएक्शन है वो कहलाती हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। ठीक, अब चूंकि सर्किट पूरा हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट किए इधर से इधर की ओर, तो अल्टीमेटली करंट क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक, नाउ कम्स हियर, अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखूंगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड में जिंक है, Cu2+ है, दोनों को जोड़ दो, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए,
क्या बच गया, Zn2 प्लस बच गया और कॉपर बच गया. So this is overall reaction. Clear? Now what happens here in this? So this was the overall reaction. Now question may arise, what is the function of this salt bridge? So let us check the function of the salt bridge. Okay, I think clearly this concept is clear to you. Okay, at zinc rod oxidation, at copper rod reduction. Okay, you have to keep in mind जिंक रॉड पर जो ऑक्सीडेशन होगा है Zn2 प्लस आयन किस में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं. अब उनका सॉल्यूशन में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं. तो Zn2 प्लस आयन कहां चले गए, सॉल्यूशन में चले गए. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस हियर, द Zn2 प्लस आयन इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में गए हैं, ठीक है, अगर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं ये उनको वापस अपने तरफ खींचने लगेंगे. जबकि इलेक्ट्रॉन्स को तो कहाँ जाना है, इस रॉड से किसकी तरफ जाना है, इस रॉड की तरफ. अगर वो यहाँ पर वापस खींचने लगेंगे तो अल्टीमेटली दिक्कत होगी. तो हमें क्या करना पड़ता है, ये Zn2 प्लस आयन है इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है. अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपके क्लोराइड आयन है, मान लो सॉल्ट ब्रिज किसका बना है, KCl का बना है, तो यहाँ से जो Cl माइनस आयन है, क्योंकि सॉल्यूशन, ये जो ब्रिज है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये पोरस है. ठीक है, तो Cl माइनस आयन वो धीरे से कहाँ आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे. और सॉल्यूशन में आने पर ये Cl माइनस आयन Zn2 प्लस आयन से रिएक्ट करके ZnCl2 बना लेंगे. ठीक है, या उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. Zn2 प्लस आयन चूंकि न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हैजार्ड ये नहीं करेंगे या वापस अट्रैक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ये ZnCl2 न्यूट्रलाइज होता रहता है, इधर बाद में डिपॉजिट हो जाएगा. सिमिलरली अगर इस टर्मिनल को देखें तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो रिडक्शन हुआ है वो Cu2 प्लस आयन का हुआ है, और Cu2 प्लस आयन कहाँ से आए हैं, सॉल्यूशन से आए हैं. अगर Cu2 प्लस आयन सॉल्यूशन से आए तो क्या बच गया तुम्हारे पास, SO4 माइनस बच गया. फिर से वही केस कि अगर SO4 माइनस यहाँ पर बचा रहेगा तो जो Cu2 प्लस आयन है, जो पॉजिटिव आयन है, जो इस रॉड पर डिपॉजिट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर सल्फेट आयन होंगे तो उनको वापस अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा. ठीक, तो हमारी नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो पाएगी. तो ये कहीं ना कहीं SO4 माइनस को न्यूट्रलाइज करना है. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, जो SO4 माइनस है, ठीक, अब सॉल्ट ब्रिज से जो पॉजिटिव आयन है, मान लो मैंने कहा KCl लिया, तो Cl माइनस तो इधर चला गया, बच गया क्या, K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव इधर जाएगा. तो यहाँ पर जो आपके K पॉजिटिव आयन है वो आपका सल्फेट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो एक तरफ आपका Zn2 प्लस आयन जो सोल्यूशन में आए, यहाँ पर जिंक रॉड पर Zn2 प्लस आयन सोल्यूशन में आए वो न्यूट्रलाइज हो गए, और यहाँ जो SO4 माइनस आयन है वो न्यूट्रलाइज हो गए. ठीक है, जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन नहीं होगा, जंक्शन पोटेंशियल स्टैब्लिश नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तुम्हारा करंट स्मूथली फ्लो करता रहेगा. ठीक, नाउ so here what was the main function of the salt bridge? Salt bridge maintains the electric neutrality. दोनों सॉल्यूशन को इसने जो Zn2 प्लस आयन है और यहाँ SO4 माइनस है उनको न्यूट्रल किया, तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी. ठीक है, इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली, अंदर की ओर सर्किट को पूरी तरह कंप्लीट किया. एक्सटर्नली तो वायर ने किया, इंटरनली किसने कंप्लीट किया, सॉल्ट ब्रिज ने कंप्लीट किया. तो इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली. एंड द लास्ट वन, क्योंकि एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर आयंस का, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं Zn2 प्लस आयन और सल्फेट आयन, तो कहीं ना कहीं जंक्शन जो पोटेंशियल डेवलप होता उसको भी इसने रोक दिया. सो इट प्रिवेंट्स या इट चेक्स जंक्शन पोटेंशियल. सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. नाउ लेट अस चेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल. सेल को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं आप याद रखिए उसको ABC फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ABC. ठीक है, A refers to anode, B refers to bridge, that is salt bridge, and C refers to cathode.
सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ABC में, ठीक है। A रिप्रेजेंट्स एनोड, B रिप्रेजेंट ब्रिज एंड C रिप्रेजेंट कैथोड। ओके, तो एनोड आपका क्या था, जिंक रॉड था, और एनोड पर क्या हुआ था, जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। याद रखिए इसको, एक और आप याद रख सकते हैं OR, ठीक है, यानी कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का हुआ, ठीक है। यहाँ पर Zn आयंस किस में कन्वर्ट हुए, Zn2+ में, ठीक। वहीं पर जो ब्रिज है इसको आप याद रखेंगे, दो पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। और जो कैथोड है, कैथोड पर क्या हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का हुआ। तो Cu2+ आयन थे, वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गए, Cu में कन्वर्ट हो गए। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। एनोड, ब्रिज, कैथोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। अगर कंप्लीट लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको Zn2+ को आप लिख सकते हैं ZnSO4, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ दिखाते हैं। अगर Cu2+ कहाँ से आया, CuSO4 से आया, तो CuSO4, ठीक है। तो दोनों ही मेथड हैं, आप किसी से भी दिखा लें, इधर यू गो विद दिस और इधर यू गो विद दिस, ठीक है। Zn से Zn2+, ब्रिज Cu2+ से Cu, Zn से ZnSO4, ब्रिज CuSO4 से Cu। ये तो हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, next is, और द नेक्स्ट टॉपिक इज, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF ऑफ सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ द सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। होता क्या है, जब कभी भी किसी मेटलिक रॉड को, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, कोई भी मेटलिक रॉड क्यों ना हो या कोई भी मेटल क्यों ना हो, ठीक है। मान लो ये आपका जिंक है और मैंने डिप किया हुआ है उसको जिंक सल्फेट में, ठीक। तो दो प्रोसेस हो सकती हैं, ठीक है। होता क्या है, या तो हो सकता है कि डिपेंड करेगा कि मेटल कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, ठीक है। दो प्रोसेस हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन की होगी या रिडक्शन की। हो सकता है कि जो जिंक रॉड है या जो मेटलिक रॉड है, ठीक, ये क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। या हो सकता है कि जो सॉल्यूशन में क्या है, मान लो सपोज जिंक सल्फेट है, तो सॉल्यूशन में जो Zn2+ आयन है, ठीक है, ये क्या हो जाए, Zn2+ आयन जो हैं, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएं, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। डिपेंड करेगा कि जब ये किसी दूसरे से कनेक्ट होंगे तो किस तरह का प्रोसेस होगी, रिडक्शन की होगी कि ऑक्सीडेशन की। लेकिन हो सकता है, जैसे हमने देखा था जिंक और कॉपर सल्फेट, जो आपका सेल बना था, जिंक कॉपर सेल था, उसमें जिंक क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था। जिंक मेटल जो रॉड थी वो ऑक्सीडाइज हुई थी, जबकि जो रिड्यूस हुए थे वो क्या हुए थे, कॉपर रॉड तो ही नहीं थी, क्या हुए थे, सॉल्ट सॉल्यूशन से Cu2+ आयन हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा, जब कभी भी कोई भी मेटलिक रॉड अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसमें दो प्रोसेस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, या तो ऑक्सीडेशन का होगा या रिडक्शन का होगा। और चूंकि दोनों की दोनों प्रोसेस क्या हैं, केमिकल प्रोसेस हैं, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है या केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यही केमिकल एनर्जी हमें पोटेंशियल के रूप में मिलती है, और ये पोटेंशियल यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पर डेवलप होता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
ठीक है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर ये तो सिंपल, जब मेटलिक रॉड, एक मेटलिक रॉड सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप है, अभी सर्किट तो कंप्लीट नहीं हुआ, कोई सेल तो बना नहीं है, सिंपली ये इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही है और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, वो हमें इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। नाउ अब अगर इसी मेटलिक रॉड्स को आप क्या करोगे, अगर किसी दूसरे के साथ आपने कनेक्ट कर दिया सर्किट को, यानी कि आपने कंप्लीट कर लिया, अभी जैसे मैंने बताया था, जैसे हमने क्या किया था, हमने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया था, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया था, ठीक, और दोनों सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट कर दिया था, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली हमने कनेक्ट किया था इनको, किससे, मेटलिक वायर से कनेक्ट किया था, ये मेटलिक वायर से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका जिंक सल्फेट था जिसमें जिंक रॉड डिप थी, ये आपका कॉपर सल्फेट था जिसमें कॉपर रॉड डिप थी। इन दोनों को हमने क्या किया था, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया था। किससे जोड़ दिया था, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया था। ठीक, ये सर्किट कंप्लीट हो गया था। तो जब आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया तो वहाँ एक तरफ ऑक्सीडेशन होने लगा, एक तरफ रिडक्शन होने का। मैंने कहा प्रोसेस कोई भी हो, चाहे ऑक्सीडेशन की चाहे रिडक्शन की, जो इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चूंकि ये आपका क्या हो रहा है, एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, सो इन केस what is the EM of the cell? It is the difference of potential which is developed between the two electrodes when they are connected through a metallic wire. Yeah, in other terms, in electrochemical cell, the difference of electrodes, the difference of EMF or the difference of electrode potential of the both the electrodes is known as EMF of the cell, या electromotive force of the cell. Okay, so I think you have better got it. So this can be calculated as E cell. It is represented by E. Since you are calculating for the cell, complete cell, so you can write it E cell. So E cell is equal to E cathode minus E anode. Or in other words you can say what occurs at cathode. कैथोड पर क्या होता है, यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो E एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो कैथोड पर रिडक्शन तो E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। ओके, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से what is here, right hand side you have cathode and left hand side you have anode, so you can also write E RHS minus E LHS. So these are how we can calculate the electromotive force of the cell. So this is all for today. In case if you have any doubt, make it clear. Thank you.